हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यूजीसी नेट री एग्ज़ाम 2024 को लेके शुरू कर रहे हैं, जो आपका 21 अगस्त को होने वाला है। उसको लेके हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन लोगों के पास हिस्ट्री पेपर 2 मतलब जो लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पास पेपर 2 में अगर हिस्ट्री है तो उनके लिए क्लास रामबाण होने वाली है। और यहाँ से मैं बताता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा वहाँ से आपके 75 से 80 85 क्वेश्चन मतलब 85% तक आपका 80 से 85% आपका यहीं से फंसने वाला है। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा का पूरा जो हमारा मिशन है वो हमारा क्या है, इस बार जेआरएफ लेके रहेंगे। जेआरएफ कुछ भी हो, जेआरएफ निकालना है, ये हमारा मिशन है। और ये आपकी क्या है, फ्री क्लास रहने वाली है। इस पर कुछ भी मतलब वो नहीं है, फ्री क्लास रहने वाली, कोई पे आपको नहीं करना है। और ओनली हमने क्या है इसमें 30 डेज प्लान किया है। 30 डेज का एक प्लान है जिसमें हम पूरा इतिहास कवर करने वाले हैं। वैसे तो 30 डेज में इतिहास जैसे सिलेबस को कवर कर पाना नामुमकिन ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, पूरी जान लगाएंगे। क्लास 1 घंटे की, 1.25 घंटे की भले ही हो, लेकिन हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे इतिहास 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं, तब जाके कवर हो पाता है कम्प्लीटली। लेकिन हम इसको 30 दिन में कवर करेंगे। तो आज की जो हम पहली क्लास रखने वाले हैं वो प्राचीन इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा ये एक तरीके से आपके लिए रिवीजन क्लास है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ तो आपने लिया ही होगा, लेकिन एक रिवीजन क्लास के तौर पे होगा। मतलब इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधे सीधे आपको क्या है पढ़ाता हुआ जाऊंगा, और जहाँ पे समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ पे समझाऊंगा भी। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला अध्याय है हमारा वो क्या है दोस्तों, प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इस भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो उसको जान लेते हैं एक बार। देखिए, भारत जो है इसका नाम महाकाव्य और पुराणों में मिलता है। इसका नाम भारत, जो महाकाव्य है हमारे, जैसे कि आपका रामायण हुआ, आपका क्या बोलता हूँ मैं, महाभारत हुआ, ये हमारे क्या है, महाकाव्य हैं, पुराण हैं। उनमें क्या है, भारत इसका नाम मिलता है। और इसका नाम यूनानियों ने इसको इंडिया बोला था। जो यूनानी लोग आते हैं वो इंडिया बोलते हैं इसको। और जो चीनी लोग होते हैं वो इसको तिंचू या फिर इंतु या तिंचू बोलते हैं। और मुस्लिम इतिहासकार इसको हिंदुस्तान नाम देते हैं। तो ये इसका नामकरण हो गया। अब इसके जो निवासी हैं, मतलब जो भारत में रहने वाले हैं, उनको क्या बोला गया, भारत के निवासियों को, उनको भारतीय बोला गया या फिर भरत की संतान। भरत की संतान क्यों, एक राजा भरत हुए थे जिनके नाम पे बताते हैं कि इस भारत का नाम भारत पड़ा था। तो ये आपको पता होना चाहिए, और उन्हीं के नाम पे इसीलिए इसको भरत की संतान भी कहते हैं। अब हम देखते हैं क्या, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, क्योंकि हम स्रोत पढ़ रहे हैं। हम देखते हैं धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें आपका धर्म ग्रंथ अगर देखते हैं तो जैसे कि ऋग्वेद हुआ। और आपका जो ऐतिहासिक ग्रंथ है जैसे चाणक्य, आपका अर्थशास्त्र हुआ चाणक्य का। और आपका विदेशियों का विवरण भी हम देखेंगे। उसके बाद हम कुछ देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ को डिवाइड करते हैं। तो एक तरफ धार्मिक ग्रंथ है, एक तरफ आपके जैसे कि धार्मिक ग्रंथ आपका ऋग्वेद हुआ, और ऐतिहासिक ग्रंथ ये आपका जैसे कि कौटिल्य का, चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया। अब हम धार्मिक ग्रंथ में देखते हैं, जैसे कि हम जब धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं तो हम बेसिकली ऋग्वेद को पढ़ने की बात करते हैं, वैदिक साहित्य को पढ़ने की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतना सारा हमारा क्या है, ये वैदिक साहित्य है, जैसे कि वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पुराण है, वेदांग है, उपनिषद हैं। और आपके क्या है, स्मृति ग्रंथ है, धर्मसूत्र है, आरण्यक है, ये सारे के सारे क्या है, हमको पढ़ना रहता है। अब उसके बाद अगर इधर देखें हम ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, तो हमको कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलता है, कल्हड़ की राजतरंगिणी मिलती है, अली अहमद के शशनामा, पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन का गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, और आपका विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इनसे हमें बहुत एग्जैक्ट नॉलेज मिलती है आपके इतिहास की। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, अभी और भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे कि आपके
जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य भी ये आपकी ऐतिहासिक जानकारी देता है। अब आगे बढ़ते हैं। वेद, जो हमने देखा कि वैदिक साहित्य क्या है आपका, वेद से स्टार्ट होता है। तो वेद आपके क्या हैं, 4 वेद हैं। और वेद जो भारत का सबसे प्राचीन वेद है वो आपका क्या है, ऋग्वेद है। और इसके जो संकलन करता है वो आपके कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास। मतलब उनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये इनका क्या है पूरा नाम है, ऐसा नहीं है अलग अलग नाम, मतलब 2 व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति है। ऋग्वेद सबसे पहला आपका वेद क्या है, ऋग्वेद। उसके बाद आपका सामवेद, फिर आपका क्या है यजुर्वेद, और उसके बाद आपका है अथर्ववेद। ये आपके क्या हैं, 4 आपके क्या हैं, ये वेद हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, चारों वेद। और मैं बता देता हूँ, ये जो 3 आपके वेद हैं इनको वेद त्रयी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेद त्रयी बोला जाता है। इन तीनों को मिला के वेद त्रयी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इतिहास को जानने के स्रोत और भी स्रोत हैं, जैसे कि आपका ऐतिहासिक जो ग्रंथ हमने बताए थे वो वाले। अब यहाँ पे देखिए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि आपका क्या है, चाणक्य या फिर कौटिल्य की रचना है, और ये इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती है। लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। विषय वस्तु इसकी क्या है, मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। मूल रूप से ये राजनीति पे आधारित है, ना कि ये अर्थशास्त्र पे आधारित है। हालांकि इसमें आर्थिक चीज़ें भी दी गई हैं, अर्थव्यवस्था का भी जिक्र है, लेकिन ये पूरा का पूरा राजनीति पे आधारित ग्रंथ है। और इसका जो पार्ट है, मतलब इसमें कितने पार्ट हैं, तो इसमें आपके 15 भाग हैं, और आपके क्या हैं 180 आपके क्या हैं अध्याय हैं। तो ये इसकी क्या है संरचना। आगे बढ़ते हैं। इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। और राजतरंगिणी इसके बाद आता है। राजतरंगिणी में देखते हैं तो इसकी जो मतलब इसके जो लेखक हैं वो कल्लण हैं, और भाषा इसकी भी संस्कृत है। और ये कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। जो कश्मीर का इतिहास है वो राजतरंगिणी में लिखा गया है। मतलब उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको राजतरंगिणी को पढ़ना होगा, आपको मिल जाएगी। फिर चचनामा, ये अली अहमद की पुस्तक है, इसके लेखक हैं अली अहमद। अरबी भाषा में है, कहीं कहीं पे इसमें फारसी भाषा भी मिलती है कि ये फारसी भाषा की है, लेकिन ये अरबी भाषा की है। ये विषय क्या है इसका, अरबों की सिंध विजय। इसमें अरबों की सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है, जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था भारत पे, उसकी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी को पढ़ते हैं। अष्टाध्यायी क्या है, ये पाणिनि की आपकी क्या है रचना है। और पाणिनि क्या है, एक व्याकरण है, मतलब जो व्याकरण लिखने वाला होता है उसको व्याकरण बोलते हैं। विशेषता क्या है, ये संस्कृत का व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। जो संस्कृत व्याकरण होती है उसका प्रथम ग्रंथ है अष्टाध्यायी। और इसका जो विषय है वो मौर्य पूर्व, मतलब मौर्यों से पूर्व, और मौर्य युगीन यानी मौर्यकालीन राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की जानकारी इसमें भी मिलती है। गार्गी संहिता, गार्गी संहिता ये आपकी क्या है, एक ज्योतिष का है। ये क्या है आपका, एक ज्योतिष आपका क्या है ग्रंथ है। और इसके जो लेखक हैं वो कात्यायन है। कौन है, कात्यायन इसके लेखक हैं। और भारत पे होने वाले यवन आक्रमण के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में, यवन आक्रमण जो भारत में हुए हैं उनकी जानकारी इसमें मिलती है। तो ये आप याद रखना, ये किसकी जानकारी देते हैं, यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य है ये। लेखक पतंजलि हैं, जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित होते हैं। किसके पुरोहित हैं ये, पुष्यमित्र शुंग, एक शासक होते हैं शुंग वंश के, पुष्यमित्र शुंग, तो उनके ये पुरोहित होते हैं। आगे इसमें देखते हैं। विषय इसकी क्या है, ये शुंगों के बारे में जानकारी देती है। जो पूरा का पूरा शुंग डायनेस्टी है, शुंग काल है, शुंग वंश है, उसकी जानकारी इसमें मिलती है। आगे विदेशियों का विवरण देख लेते हैं। विदेशियों का विवरण देखते हैं तो एक तो हमारे यहाँ यूनानी या फिर चीनी जो लेखक हैं वो आए हैं, या आप यात्री बोल लें वो आए हैं। या उसके बाद आपका क्या है, चीनी लेखक भी आए हैं हमारे यहाँ पे। बहुत सारे चीनी लेखक आए हैं, जैसे फायान आया, इत्सिंग आया, सेंगुन आया, और आपका हेनसांग आया। ये सारे के सारे लेखक आपके आए हैं जो विदेशी यात्री थे। ये लेखक भी थे, यात्री भी इनको बोल सकते हैं। तो चीनी यात्री जैसे कि हेनसांग की इमेज आपको दिख रही होगी।
और अरबी लेखक भी हमारे यहाँ पे आते हैं। अरबी लेखक में आपका क्या है, जैसे कि अल-बरूनी है, इब्न बतूता है, बहुत सारे ऐसे क्या हैं लेखक आते हैं। अन्य लेखक आपके कौन हैं? अन्य लेखक आपके मार्को पोलो हैं और तारक नाथ हैं, ऐसे लेखक भी आपके आते हैं, तो उनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनानी लेखकों को। यूनानी या फिर रोमन लेखक इनको बोलते हैं। इनका आपको क्रम दिखा देते हैं। सबसे पहले जो लेखक आता है वो टेशियस होता है, फिर हेरोडोटस होता है, उसके बाद मेगास्थनीज, उसके बाद डायमेकस। ये आपके क्या हैं, इनका आने का क्रम है। टेशियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डायमेकस, ये क्रम से भी आपका क्वेश्चन बनता है। मतलब इससे सर कैसे क्वेश्चन बनता है? इससे क्वेश्चन मतलब इससे पूछ लेता है, इसकी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, कौन इसमें पहले आया, उसके बाद ऑर्डर लगाने को मतलब दे देता है। तो ये आपको याद रखना है। हेरोडोटस, जिनको आपको क्या बोलते हैं, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 484 बीसी में, मृत्यु 425 बीसी में। पुस्तक इनकी क्या है, हिस्टोरिका। और इन्होंने इतिहास लिखने का सबसे पहला, इनको क्रमबद्ध इतिहास लिखने का श्रेय इनको जाता है, इसीलिए इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। मेगास्थनीज, इनकी जो पुस्तक है दोस्तों आपको पता ही है, इंडिका इनकी पुस्तक है। और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये, सेल्यूकस ने ही भेजा था। और पुस्तक इसने क्या लिखी है, इंडिका, जो भारत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती है, मौर्यों के बारे में जानकारी देती है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी मिलती है। डायमेकस, जो आपका सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस आपका मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, अशोक के दरबार में आया था। अब ये तीनों आपको याद रखने हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, आपका मेगास्थनीज आया था। और आपका बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डायमेकस आया था। ये सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत था। और अशोक के काल में आया था डायनोसियस, जो मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तीनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये तीनों आपके कौन थे, तीनों आपके मौर्य जो वंश के राजा हैं। टोलमी एक मतलब व्यक्ति हुए हैं, एक लेखक हुए हैं, जिन्होंने आपका क्या है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। पिलनी, जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री करके एक पुस्तक लिखी है, और इसमें भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी मिलती है। तो ये आप याद रखना, ये इनकी इमेज लगी हुई हैं, इनसे आपको पढ़ने में बड़ा ही अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखकों का भी मैंने क्रम लगा रखा है, तो इनको भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले फाइयान है, उसके बाद संयुगुन है, फिर आपका क्या है, हेनसांग है, फिर आपका इत्सिंग है। तो ये इनके आने का क्रम है। अब सबसे पहले फाइयान को पढ़ते हैं। हालांकि फाइयान के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हमको बेसिक जानकारी लेनी, क्योंकि हम यहाँ पे इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं, ना कि पूरा का पूरा इतिहास। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो संबंधित उस समय के राजा होते हैं, ये गुप्त काल के टाइम पे आते हैं। गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आते हैं, उसी के समकालीन ये होते हैं और उसी के पीरियड में आते हैं। पुस्तक इसकी फुगूजी है और बौद्ध राज्यों का अभिलेख। इसमें मतलब बौद्धों के बारे में बहुत जानकारी इसमें मिलती है, बहुत अच्छी जानकारी इसमें बौद्धों, क्योंकि ये फाइयान आया ही था बौद्ध धर्म को जानने भारत में। जानकारी इसने क्या दी है, मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया है, इसने चांडालों के बारे में भी बात की है और बहुत सारी चीज़ें बात की हैं, लेकिन आपको उतने में अभी नहीं जाना है। फाइयान का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो संयुगुन, ये आपका क्या है, 518 इकाई में भारत आता है और अपनी यात्रा के 3 वर्षों में क्या करता है, बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित करता रहता है। और इसके बाद आपका कौन आया है, हेनसांग। हेनसांग जो कि आपका इसका जो टाइम पीरियड है आने का वो 629 से 645 तक भारत में रहता है और ये हर्षवर्धन के काल में आता है। इसकी पुस्तक सीयूकी है और हर्षकालीन व्यवस्था की जानकारी ये देता है। 138 देशों का विवरण इसकी इस पुस्तक में मिलता है। विशेषता क्या थी इसकी, नालंदा, जो बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें इसने अध्ययन भी किया और अध्यापन भी किया। उस समय जो समकालीन कुलपति वहाँ के हुआ करते थे वो आपके कौन थे, आचार्य शीलभद्र। तो ये आप याद रखना। इत्सिंग, इत्सिंग ये 7वीं सदी के अंत में आया था बिल्कुल, और इसने जो जानकारी दी है वो समकालीन
नालंदा के बारे में जानकारी मिलती है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी यहाँ से मिलती है। उसके बाद आपका अरबी लेखक आते हैं। अरबी लेखक में आपके प्रमुख लेखक आपका कौन होता है? अलबरूनी होता है। उसके बाद इब्न बतूता होता है। हालांकि ये आपका कहाँ का यात्री था? ये मोरक्को का यात्री था, लेकिन इसको अरबी लेखक बोला जाता है। तो ये आपका क्या है? अलबरूनी और इब्न बतूता। सबसे पहले अलबरूनी को पढ़ लेते हैं। अलबरूनी के बारे में पढ़ते हैं तो देखते क्या है कि ये जो था, ये महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक था। इसकी पुस्तक है किताबुल हिंद, तहकीक हिंद या फिर भारत की खोज। अरबी भाषा में इसकी ये पुस्तक है, क्योंकि ये अरबी लेखक हैं तो अरबी भाषा में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। अध्याय इसके कितने हैं? 80 अध्याय इसमें देखने को मिलते हैं। जानकारी क्या देते हैं? ये बौद्ध, मतलब बौद्ध नहीं, ये धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। भारत का धर्म कैसा है, भारत का दर्शन, भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, भारत में खगोल विज्ञान की जो प्रगति है वो किस तरह की है, और समाज किस तरह का है, समाज में वर्ण व्यवस्था है या समाज वर्ण व्यवस्था रहित है, ये सारी जानकारी देते हैं। और तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें मिलती हैं इनके इस किताब में। राजपूत कालीन राजनीतिक सामाजिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। और ये क्या करते हैं, तो इतनी सारी ये जानकारी देते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। मोरक्को का यात्री था, लेखक भी था और खोजी भी था, यानी डिस्कवरर भी था। इसकी पुस्तक जो है उसका नाम क्या है? यात्रा वृतांत है, मतलब यात्रा के बारे में इसने लिखा है, जो भी अपनी यात्रा की रहला है। और ये जो है ये अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। और 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, यानी न्यायाधीश बना दिया था। 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों के बारे में ये जानकारी देता है, दिल्ली सल्तनत की जानकारी देता है। तो इतनी सारी ये जानकारी देता है, मतलब इसकी टोटली जो बेसिकली जानकारी कहाँ की देता है? दिल्ली सल्तनत की, जो कि 14वीं सदी में, मतलब उस समय दिल्ली सल्तनत ही चल रहा होता है, तो वहाँ की ये जानकारी देता है। और आगे बढ़ते हैं तो अन्य लेखक, जिसमें आपके कौन कौन लेखक आते हैं? एक तो आपके तारानाथ आ जाते हैं, एक आपके मार्को पोलो आ जाते हैं। तो ये दो लेखक आपके अन्य हैं। तारानाथ के बारे में देखते हैं तो इनकी पुस्तक है, एक तिब्बती लेखक हैं और इनकी पुस्तक है जिसका नाम है कंगियूर, और या फिर उसको तंगियूर बोलते हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि इनकी दो पुस्तकें हैं, कंगियूर और तंगियूर नाम की। तो ये चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। मार्को पोलो ये आपके पांड्य राज्य की यात्रा करने आए थे 13वीं सदी के अंत में, यानी कि 13वीं सदी के अंत में बोले तो ये 14वीं सदी बिल्कुल स्टार्ट ही होने वाली होगी। और क्या बोलता हूँ, इटली का ये यात्री था। कहाँ का यात्री था दोस्तों? इटली का यात्री था। तो ये इसके बारे में आप याद रखना, ये इटली का यात्री था। अब आगे बढ़ते हैं तो पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पढ़ते हैं। अब पुरातात्विक साक्ष्य आपके कौन कौन से हैं, एक बार देख लेते हैं। अभिलेख हैं, स्तंभ लेख हैं, और आपके क्या हैं? सिक्के हैं, अन्य चीज़ें भी हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अभिलेख में आपका इस तरह की आपकी क्या है, जैसे कि कोई आपका पत्थर है उस पर कुछ लिखा हुआ मिल गया, वही अभिलेख होता है। और स्तंभ लेख और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। स्तंभ लेख जैसे किसी पिलर पे लिखा हुआ कोई भी, जो आपका कोई भी आपको कुछ भी लिखा है, वो आपका स्तंभ लेख कहलाता है। सिक्के ये आपके क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल में आते हैं। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक आपका कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन यानी मुद्रा शास्त्र इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो हाथी गुफा अभिलेख जो कि तिथि रहित है, उस पर कोई भी कालक्रम नहीं मिला है अभी तक। और ये कलिंग राज खारबेल का आपका जारी कराया हुआ आपका अभिलेख है। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का इसमें जिक्र मिलता है। इसी में सर्वप्रथम भारतवर्ष के बारे में जिक्र आपको देखने को मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख। फिर जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन ने जारी कराया, और इसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील जिसको 4 लोगों ने आपका क्या है उसमें कंट्रीब्यूट रहता है। इसमें आपका सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बनवाया था। फिर अशोक उसके बारे में थोड़ा जो है उसका क्या कराता है, पुनर्निर्माण कराता है, नहरें वगैरह निकलवाता है। और उसके बाद आपका जो आता है
उसके बाद आपका कौन आता है, रुद्रदामन। रुद्रदामन ने भी उसमें अपना योगदान दिया। और उसके बाद आपका कौन है, गुप्त काल का राजा आपका एक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कंदगुप्त है शायद नाम, या समुद्रगुप्त है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो उसका भी नाम इसमें मिलता है। तो ये सारे राजा थे। अब इसमें क्या है, नासिक अभिलेख है जो कि गौतमी बालसरी से संबंधित है। ये आपके आंध्र सातवाहन वंश के एक शासक हैं, गौतमी बालसरी। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित है। और प्रयाग प्रशस्ति जिसको बोलते हैं वही आपका, जिसमें आपका कई एक राजाओं के नाम मिलते हैं, आगे बताऊंगा अभी किन किन राजाओं के नाम मिलते हैं उसमें। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का, जिसमें रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि रेशम बुनकरों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ग्वालियर अभिलेख, इसमें प्रत्यार नरेश भोज की जानकारी है, उनके द्वारा ये जारी कराया गया। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने जारी कराया था। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख हूड़ आक्रमण की जानकारी देते हैं यहाँ पे। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन ने जारी कराया था, देवपाड़ा अभिलेख। बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस ने इसको क्या है, जारी कराया था। और मध्य भारत में भागवत धर्म, जो मिडिल इंडिया है वहाँ पे भागवत धर्म को स्टार्ट कराया गया था। और ये किसके द्वारा कराया गया था, हेलियोडोरस के द्वारा कराया गया था। वहाँ पे एक राजा थे भागभद्र, जो कि आपके किस वंश के थे, मैं आपको आगे बताऊंगा वो किस वंश के शासक थे। तो उनके काल में ये आया था। और बेसनगर विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ है, इसी ने आपका क्या है वो चलवाया था। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख आपका क्या है, यहाँ पे ये भानुगुप्त ने जारी कराया था। ये आपका गुप्त काल के राजा हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य आपका यहीं पे मिलता है। एशिया माइनर का बोगजगोई अभिलेख, क्या आपको एशिया माइनर का बोगजगोई अभिलेख आपको कहाँ पे मिलता है, यहीं पे मिलता है, जो कि 1400 BC पुराना है। इसमें वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें मित्र, इंद्र, वरुण, नासक, इन 4 राजाओं की जानकारी, 4 मतलब देवताओं की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है हमारा अध्याय 2। तो इतनी सारी जानकारी हमने कैप्चर कर ली है। अब अपने आगे बढ़ते हैं तो अध्याय 2 को पढ़ते हैं। अध्याय 2 में हम क्या देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। अब ये प्रागैतिहासिक काल क्या है दोस्तों, ये वो काल है जिस टाइम पे मानव नहीं था, एक तरीके से दानव था। ये वो काल है जहाँ पे लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मानव के विकास को भी हम देखेंगे, किस तरह से मानव ने अपने आप को डेवलप किया था। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 चरणों में बांटा गया है। जो भारत का, वैसे आप देखेंगे भारत का जो, जैसे कि हम पढ़ते हैं तो एक आपका प्राचीन हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक आपका मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक आपका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन जो सही इसका जो डिवाइडेशन है हिस्ट्री का, वो आपका क्या है, सबसे पहले आपका क्या बोलते हैं, एक इतिहास को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक इतिहास बोलते हैं। एक को आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं। और एक इतिहास को हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। 3 चरणों में इसको डिवाइड किया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल आप किसको बोलेंगे, जहाँ पे लिखित साक्ष्य आपके नहीं मिले हैं, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जिनका टाइम पीरियड आपका 5 लाख से लेके 6000 BC तक देखा जाता है। उसके बाद आपका आद्य ऐतिहासिक काल, जहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो मिला है, कुछ ना कुछ रिटन फैक्ट तो मिले हैं, रिटन चीज़ें तो मिली हैं, लेकिन अभी तक वो चीज़ पढ़ी नहीं गई है, अपठनीय है। और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ये 6000 से लेके 1500 BC तक रहता है। उसके बाद आपका क्या आता है, ऐतिहासिक काल, जिसको लिखित आपका बोलते हैं। लिखित और पुरातात्विक दोनों ही तरीके के साक्ष्य मिलते हैं, वो लिखित रह जाता है। और उसी को मतलब ऐतिहासिक काल बोलते हैं। जो रियल हिस्ट्री है उसी को बोलते हैं। ये 1500 BC से अब तक आपका चल रहा है। अब ये प्रागैतिहासिक काल क्या था, जिसमें हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। और ये वाला जो है, इसमें हम क्या हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं। और इसमें आपका क्या है, वैदिक काल से इसकी क्या है शुरुआत हो जाती है। तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, डॉक्टर प्राइमरोज के बारे में, मतलब कुछ फैक्ट हैं जो कि हमको, जो पाषाण जो प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में कुछ फैक्ट हैं
कि किसी ने कोई चीज़ खोज कर ली, किसी ने कोई चीज़ कहीं पे खोज कर ली, तो वो फैक्ट आप पढ़ लीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे एग्जाम में बनता है। जैसे कि डॉक्टर प्राइमरोज, इनको प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक बोला जाता है। जो प्री हिस्ट्री है, जो प्रागैतिहासिक काल है, उसका जनक इन्हीं को बोला जाता है। और इन्होंने कर्नाटक में पाषाण उपकरण, तीर के फलक, छुरी, ऐसे हथियारों को प्राप्त किया था जो कि आदि मानव इस्तेमाल किया करता होगा। तो इन्होंने ये सारी चीज़ों को खोजा था कर्नाटक में। उसके बाद डॉक्टर जॉन इवांस हैं, जिन्होंने 1853 में टी नरसिंह स्थान पे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पाषाण उपकरण प्राप्त किए। लॉर्ड कैनिंग 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग बनाया और इसके जनक और पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम बनाए गए। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिनको पुरातात्विक खोजों का जनक बोला जाता है, इन्होंने भूवैज्ञानिक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख थे। जो भूवैज्ञानिक होता है ना, वो जूलॉजिकल ऑफ मतलब एक संस्था है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये उसके प्रमुख थे और ये एक भूवैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं क्या। इन्होंने तमिलनाडु में चेन्नई, जिसको मद्रास बोलते हैं, वहाँ पे एक नदी है सोन, वहाँ पे पलवरम में एक कुल्हाड़ी प्राप्त की है। कहाँ पे? तमिलनाडु में पलवरम स्थान पे कुल्हाड़ी प्राप्त इन्होंने की है। विलियम जोन्स, विलियम किंग, 1884 में विलियम किंग ने अतरमपक्कम में एक आपकी क्या है कुल्हाड़ी प्राप्त की है। हैंड एक्स इन्होंने खोजी है, जो हाथ से चलाते थे। मतलब उस कुल्हाड़ी में डंडा उंडा नहीं होता था, वो सीधे हाथ से पकड़ के चलाई जाती थी। और भारत में सबसे पुराने उपकरण बोरी नामक जगह पे मिले हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये 14 लाख वर्ष पुराने हैं। कितने? 14 लाख वर्ष पुराने हैं इसमें। और क्या है, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस, जो कि 30 से 40 हजार वर्ष पहले आपका क्या है इसका उद्भव होता है। ज्ञानी मानव जो होमोसेपियंस है, इसका उद्भव कब होता है? इसका जो उद्भव होता है वो आपका आज से लगभग 30-40 हजार वर्ष पहले इसका उद्भव हो जाता है। भारत का प्राचीनतम मानव कपि, इसको श्वेत गिबन बोलते हैं, जो कि असम से प्राप्त हुआ है। अब ये आपके क्या हैं, मानवों द्वारा पुरातात्विक जो खोजे हैं या पुरातात्विक जो उपकरण बनाए गए थे, उनका इस आदमी इस्तेमाल किया करता था। तो ये जो आपके पत्थर हैं, जो रियल पत्थर आपको दिख रहे हैं, मतलब आज के टाइम पे आपको देखोगे तो ऐसे ही आपको पत्थर देखने को मिलते हैं। तो ये पत्थर हैं और इनका जो इस्तेमाल हो रहा था वह पूर्व पाषाण काल में हो रहा था, मतलब पाषाण काल से भी थोड़ा पहले इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था। कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा था, हथौड़े का इस्तेमाल हो रहा था, ये इस तरह की चीज़ें क्या, ये सारे के सारे औजार हैं। ये भी औजार हैं, ये भी कुल्हाड़ी है आपकी, ये आपके क्या है, ये आपके बर्तन हैं, ये भी आपके बर्तन हैं। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता था। आगे दिखाते हैं। मानव जो था वो पाषाण कालीन मानव ने हाथ की कुल्हाड़ी किस प्रकार बनाई। तो पहले कोई चट्टान से कोई टुकड़ा उठाया और उससे शुरुआत कर दी। फिर उसको मनुष्य ने हथौड़े चट्टान के ही मतलब दूसरे पत्थर से उसको काटना छाटना आकार देना स्टार्ट किया। लकड़ी या पत्थर के हथौड़े से धार बनाई गई, उसमें धार मतलब होती है ना, वो धार दी गई उसमें। फिर उसमें क्या है, नुकीली लकड़ी से छोटे टुकड़े को हटाकर धारण बनाया गया, धारदार बनाया गया। मतलब नुकीली लकड़ी से छोटे टुकड़ों को हटाकर धारदार बनाया गया। एक कोई लकड़ी ली, उससे कुछ जो छोटे मोटे टुकड़े थे उनको हटाया और उसको नोकदार बनाया गया, तो हाँ धारदार बनाया गया। तैयार आपकी कुल्हाड़ी हो जाती है। तो ये इस तरह की आपकी बन जाती है, जो हैंड एक्स बोली जाती है। यही आपकी प्राप्त की थी अतरमपक्कम में। अतरमपक्कम में किसने प्राप्त की थी? ये आपकी किसने प्राप्त की है? ये विलियम किंग ने प्राप्त की है। आगे और भी आपके क्या है, प्राचीन काल के बारे में हम जब पढ़ ही रहे हैं तो प्राचीन काल में क्या है, हम पाषाण काल को पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं मानव की उत्पत्ति के बारे में। मानव की उत्पत्ति कब हुई थी ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ये क्वाटरनी युग, मतलब जो चतुर्थकी युग आता है, उसके प्लिस्टोसीन युग में आपकी क्या है, प्लिस्टोसीन काल में आपकी जो है मानव की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति आपकी कब होती है? इसका जो आपको टाइम पीरियड मिलता है वो 460 से लेके 500 करोड़ BC तक आपको मिलता है। यानी 460 से लेके 500 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति
हुई होगी। अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में। तो ये जो बड़ा गोला है, मतलब पृथ्वी तो हमने देख लिया उसकी उत्पत्ति। अब जो टाइम पीरियड है ना, बताया जाता है कि ये जो टाइम पीरियड है उसको 5 महाकल्पों में बांटा गया है। 5 महाकल्प हुए हैं और उन पांचों महाकल्पों के अंदर आपके मतलब कुछ युग भी हुए हैं। क्या आपके 4 आपके क्या हुए हैं, युग हुए हैं। उसके बाद 18 आपके क्या हुए हैं, जिनको कल्प या शक बोला जाता है, और इनको पीरियड बोला जाता है। युग को इपोच बोला जाता है, महाकल्प को ईरा बोला जाता है। तो ऐसे इतने मतलब ये चीज़ें हुई हैं। अब हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं, इन सारी चीज़ों को। जैसे कि 5 महाकल्प हुए, 4 युग हुए और ये आपका कल्प या शक हुआ। अब इनके बारे में डिटेलिंग पढ़ते हैं एक एक उसके बारे में। देखिए 5 महाकल्प हुए हैं। तो सबसे पहला जो आपका महाकल्प है वो प्री पेलियोजोइक है और इसमें कोई युग नहीं है। यहाँ पे 2 ही आपके क्या मिलते हैं हमको, कल्प या शक देखने को मिलते हैं। एक तो आर्कियन युग या आर्कियन आपका कल्प है, जो कि जिसमें आपका जीवन नहीं था। नीस व ग्रेनाइट की चट्टानों का निर्माण हो चुका था। और इसमें क्या है, एक और आपका मिलता है प्री कैम्ब्रियन युग, जो कि आपका क्या है, धारबाड़ अरावली की चट्टानें इसमें देखने को आपको मिलती हैं। धारबाड़ या फिर अरावली की चट्टानें आपको इसी में देखने को मिलती हैं। आगे आपका क्या है, पेलियोजोइक युग। पेलियोजोइक में क्या है, आपका एक प्रथम युग आपको देखने को मिलता है, प्राथमिक युग इसको बोलते हैं। इसमें आपका कैम्ब्रियन युग आपका इसमें आता है, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला और समुद्री घास के बारे में इसमें क्या जानकारी मिलती है कि उस टाइम पे विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण हुआ था, समुद्री घास का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। आर्डोविशियन युग, सागर में स्थलों का विकास हुआ था। सागर जो होते हैं ना, मतलब जो समुद्र है उसमें फिर उसमें क्या होने लगा था, बड़े बड़े सागर थे उसमें स्थल उठ के आ गए थे और स्थलों का विकास होना स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद एक युग आता है सिल्यूरियन युग। फिर उसके बाद सिल्यूरियन युग में रीढ़ की हड्डी वाले जीव, मछली, प्रवाल भित्ति का उद्भव हुआ। उसके बाद डियोनियन युग आया जिसमें कुछ नहीं था। उसके बाद कार्बोनीफेरस जिसको उभयचर युग बोला गया। और उसके बाद इसमें एक और युग आता है पर्मियन युग, जिसमें क्या हुआ, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट बासजेट पर्वत का विकास हुआ। किसका हुआ, ब्लैक फॉरेस्ट बासजेट पर्वत का विकास हुआ इसमें। और अगला जो आता है, अगला आपका मेसोजोइक युग आता है, जिसमें आपका क्या है, द्वितीय आपका युग मिलता है। इसमें आपके 3 क्या बोलता हूँ मैं, 3 आपके कल्प आपको मिलते हैं, जैसे कि ट्रियासिक, जुरेसिक और आपका क्या है, क्रिटेशियस। ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। रेप्टाइल युग, ट्रियासिक को ही आपका क्या बोला जाता है, रेप्टाइल युग बोला जाता है। इसमें केकड़े, खरगोजे, जलबिच्छू, रेंगने वाले जीव, गोंडवाना की चट्टानों का विकास हुआ था। कोयले की चट्टानों का विकास इसी काल में होता है। कब, ट्रियासिक युग में, द्वितीय जो कल्प है उसके ट्रियासिक युग में होता है। फिर एक आता है जुरेसिक युग, जो डायनासोर का युग बोला जाता है। इसमें डायनासोर मिलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। कंगारू जो कि स्तनधारी होता है वो मिलता है। आर्कियोप्टेरिक्स जो कि पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी होता है, जो कि आपका जल और वायु दोनों में आपका क्या है, रह सकता है। जल में भी रह सकता है और वायु में भी रह सकता है। तो ये आपको क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स इसमें मिलता है, सरीसृप जो कि पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। क्रेटेशियस युग, इसमें क्या है, कछुआ, कछुए का विकास होता है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिका में इंडीज पर्वत, जो विश्व का सबसे लंबा आपका क्या है, बिगेस्ट इन वर्ल्ड आपका क्या है, ये पर्वत है। 7200 किलोमीटर आपका क्या है, लंबा है। उसके बाद आपका जो युग आता है वो आपका कौन सा आता है, सीनोजोइक, जिसमें आपका क्या है, तृतीय आपका युग चल रहा होता है। इसमें आपका क्या है, पेलियोसीन आपका आता है, जिसमें प्राइमेट्स, मानव, कपी, बंदर, ये इस तरह का आपका मानव हुआ करता था। ये आपकी क्या है, उसकी चीज़ है। गोरिल्ला हुआ, चिंपैंजी और ओरंगुटन, ये सारे के इसमें आते हैं, जो कि 6 से 7 करोड़ वर्ष BC पूर्व है। टर्सरी युग का ये जानकारी है, कहाँ के, टर्सरी युग। आगे क्या है, पेलियोसीन के बाद योसीन आता है। पेलियोसीन के बाद योसीन, जिसमें ट्रांस हिमालय जो कि 6 से 4 करोड़ वर्ष BC, हिंदुकुश पर्वतमाला, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इनका निर्माण
हुआ होगा, जो कि ट्रांस हिमालय के विषय में बताता है। उसके बाद आपका क्या है, डियोनियन युग, जिसमें आपका ग्रेट हिमालय, जो कि 4 से 25 करोड़ वर्ष पीछे पूर्व है। उसके बाद आपका क्या है, मायोसीन, मिडिल हिमालय जिसको कहते हैं, और ये आपका क्या है, 2.5 से मतलब 2.5 से लेके 1.1 करोड़ वर्ष पीछे की बात है, जिसमें ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद आपका एक क्या है, प्लायोसीन, इसी में माना जाता था कि पृथ्वी का क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। और शिवालिक हिमालय इसी पे मतलब इसी काल में हुआ है, जो कि 1.1 यानी कि 10 लाख वर्ष पूर्व आपकी क्या है, ये चीज़ें बनी थी। 10 लाख वर्ष पूर्व से पहले ही बन चुकी थी। उसके बाद का एक युग आता है आपका हिनो, क्या है आपका, नियोजोइक युग। और इस युग में आपका क्या है, चतुर्थकी युग होता है ये। इसमें आपका क्या है, प्लेस्टोसीन युग रहता है, जिसमें आपका क्या है, 10 लाख वर्ष पूर्व से लेके 10,000 वर्ष पूर्व तक ये रहता है भारत में। और मानव की उत्पत्ति के बारे में यहीं से जानकारी मिलती है, प्लेस्टोसीन से, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला मानव रामापेथिकस का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो होलिगोसीन, इसमें आपका कुछ भी नहीं मिलता, ये आज तक आपका चल रहा है। अब आगे चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं मानव की उत्पत्ति के बारे में। तो मानव की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं, तो मानव के बारे में बताया जाता है कि मानव जो था वो पहले आपका इस तरह का मतलब इस तरह का नहीं था। बताते हैं कि पहले एक जीव का निर्माण हुआ जल में, जो कि इस तरह का आपका जीव हुआ करता था। फिर उसने ये रूप लिया, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर वो इस तरह से बना, फिर इस तरह से, फिर आपका इस तरह से, अब आपका इस तरह से हो गया। उसके बाद इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से। ये डेवलपमेंट आपका मानव ने करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, और इस तरह से आपका मानव आज हो गया है। और डार्विन एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी की मतलब मानव उत्पत्ति के बारे में बड़ी पुस्तकें लिखी हैं। मनोवैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक आपके चार्ल्स डार्विन ने भी क्या है इसके बारे में बताया था। और आगे बढ़ते हैं, क्या वाकई में इंसान पहले बंदर था? तो ये आज भी मिथ है, पता नहीं ऐसा था कि नहीं था। ये हमारे आदि मानव हैं, आदि पुरुष हैं, आदि मानव। ये देखिए किसी को भून के खाने की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका शिकार खेल रहे हैं, ये भी आपका कुछ बातें कर रहे हैं, ये आपके कुछ बातें कर रहे हैं। ये हमारे क्या है, आदि मानव है। और आगे बढ़ते हैं तो ये आपका क्या है, आज का इतिहास आपको देखने को मिलता है। क्या है, इस तरह से आपका पहले व्यक्ति आपका इस तरह से हुआ, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर आपका इस तरह से। ये आपका इस तरह से आपका चलता गया। ये आपकी क्या है, मानव के विकास की क्या है, क्रम है। अब मानव विकास के बारे में डार्विन ने कुछ बातें कही हैं। इन्होंने अपनी 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो कि 1859 में, एक आपकी ओरिजिन ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन, जो कि 1871 में आपको देखने को मिलती है। और इन्होंने इसमें बताया था डिसेंट ऑफ मैन में केवल बानर ही मानव के समीप है, मतलब वही एक है जो मानव जैसा दिखता है, लगता है कि इसी से मानव का विकास हुआ होगा। बंदर के इंसान बनने की पूरी कहानी को देखते हैं तो इसमें डार्विन ने 1859 में क्या कहा कि डार्विन की किताब आती है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इन्होंने इसे पब्लिकली क्या बोला, ये सही है। और उसके बाद आपका क्या, जो इस किताब में एक और थ्योरी मिलती है इवोल्यूशन की थ्योरी, क्या है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो दुनिया के सामने इन्होंने रखी थी, जिसमें मानव विकास के बारे में बताया था। कहानी क्या है, थ्योरी, इस थ्योरी में डार्विन ने बंदर के इंसान बनने की पूरी कहानी समझाई है। पूरी एक एक बारीकी से इन्होंने पूरा तर्क बाइस इन्होंने बताया है इसमें। अब मानव की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं तो मानव की उत्पत्ति जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये क्वार्टनरी युग के चतुर्थ काल में होती है। और मानव का जो विकास है वो प्राइमेट्स या नरवाना से हुआ है। कहाँ से हुआ है, प्राइमेट्स या नरवाना से। ये स्तनधारियों का समूह था। प्राइमेट्स क्या था, स्तनधारियों का समूह था। इसमें आपका कपी, बानर, गोरिल्ला, और आपका क्या था, लंगूर था, चचूंदर था, चिंपैंजी था, ये सारी चीज़ें इसमें, औरंगटन, ये वाली बातें इसमें शामिल थी। स्तनधारियों में कौन, कपी, लंगूर, बानर, चिंपैंजी, औरंगटन, ये सारी चीज़ें इसमें थी, गोरिल्ला वगैरह। अब इसको देखते हैं, यहीं से आपका क्या है, कपी मानव जो है ना, यहीं से आपका मानव का विकास का क्रम स्टार्ट होता है। कैसे सर होता है, देखिए सर, ये रामापिथिकस, पहला मानव कौन था हमारा,
रामापिथेकस था। पहली बार मानव विकास 2 करोड़ वर्ष पूर्व देखा गया, जो कि 3 से 4 फुट के आपके मानव हुआ करते थे। उसके बाद आपका क्या हुआ, ये जो आपका विकास था ये 2 भागों में बैठ जाता है मानव का। एक तरफ मैदानी भागों में ये चले जाते हैं, दूसरी आपकी क्या है, एक शाखा मैदानी भागों में, एक शाखा इनकी जंगल में रह जाती है, जिसको महाकपि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो आपकी मैदानों में रह जाती है, इसी ने आगे मतलब जो मैदानों में आ जाती है, यही आगे चल के विकास करती है। और एक मानव आता है अगला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, जो कि भारत का क्या बोला जाता है, इसको भारत का आदि पुरुष बोला जाता है, आदि मानव बोला जाता है, और आदि पूर्वज भी बोला जाता है। ये मानव का क्या था, इसमें यहीं से मानव विकास में निरंतरता आपको कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। खोज इसकी रेमंड डार्ट ने की थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। रेमंड डार्ट ने 1924 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में इसने खोज की थी, और इन्होंने एक खोपड़ी की खोज की थी, जो कि चूने के खान में आपको मिली थी। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो इसमें क्या है, एक आपका काल है, मतलब एक आपका मानव है हेलियो होमो हैबिलस। क्या है, होमो हैबिलस, जो कि प्रथम बार हाथ का प्रयोग करता है, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता है। दूसरा आपका इसके बाद जो मानव आता है वो हिडलबर्ग मानव होता है। इसका विकास यूरोप में होता है, यूरोप में इसका अंत हो जाता है। उसके बाद जो मानव आता है होमो इरेक्टस, ये सीधे खड़ा होना सीख जाता है। और इसने क्या किया था, यहाँ पे इसकी 2 बातें देखिए, एक तो जावा मानव है इसमें शामिल है, एक आपका क्या है पेकिंग मानव शामिल है। जावा मानव ने क्या किया है, एक तरीके से शॉप खोल ली है। और इसमें क्या है, जावा मानव में क्या होता है, ये जावा द्वीप पे पाए गए हैं, और ये जावा की विशेषताएं इनमें मिली हैं, कपी की विशेषताएं हैं। नर भक्षी हुआ करते थे ये, और सेलो नदी के किनारे इनकी खोज हुई है। इन्होंने आग की खोज भी कर ली थी। ये मानव क्या था, आग की खोज कर चुका था। पिकिंग मानव, ये आपका क्या है, आपका चीन में मिलता है। ये भी आपका कपी समूह है, 40 अवशेष इसके चीन में मिलते हैं, बीजिंग में। इसने औजारों का प्रयोग करना सीख लिया था, आग का प्रयोग भी करना सीख लिया था। उसके बाद आता है निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव क्या है, ये जर्मनी में निएंडर नदी में क्या हुआ था, इसका विकास हुआ था। और इसने क्या है, गुफाओं में संस्कृति का क्या किया है, इसने बढ़ावा किया था। गुफाओं में रहता था ये, संस्कृति, दफनाने की प्रथा, आत्मा की अमरता, अक्षरों का ज्ञान, इसको सब कुछ आता था। बड़े स्तरों पे इसने आग का प्रयोग भी कर लिया था। और क्रोमैग्नान मानव आता है इसके बाद। उसकी जो मस्तिष्क क्षमता थी, जो आपकी ब्रेन पावर थी, वो आधुनिक मानव से कहीं गुना ज़्यादा थी। उसके बाद आपका आता है होमोसेपियंस, ये आपका मानव का क्रम था। तो ये होमोसेपियंस आता है। होमोसेपियंस आज का मानव है, आधुनिक मानव है। उच्च पुरापाषाण काल में इसका जन्म हमको मिलता है, जो कि 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ होगा। तो ये आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी है, आप लोग बताइएगा। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल महान सर को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग क्लास देख पाएँ हमारी सबसे पहले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।